वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें भारतीय संविधान में प्रस्तावना को देखना है। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल्स। इसमें हम प्रस्तावना के अलावा इसके जो अन्य मुद्दे हैं जैसे कि संशोधन, इसके अधिकार और इसमें जो विवाद हुए हैं उसको देखना है। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। बात करें प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल्स को, तो सबसे पहले विश्व में आपको अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना देखने को मिलेगा। इसके बाद ही आपको अन्य राष्ट्रों में जो उसके संविधान है उसमें आपको प्रियम्बल्स देखने को मिलेंगे। प्रियम्बल्स की बात करें यानी कि प्रस्तावना, तो इसका अर्थ होता है संविधान का परिचय। यानी कि आप जब संविधान खोलेंगे तो आपको सबसे पहले जो देखना होगा वो क्या है, इसका प्रियम्बल्स। तो ये एक प्रकार से संविधान का परिचय होता है, क्योंकि इसमें ही कई सारी बातें बतला दी जाती कि हमारे संविधान में आगे क्या क्या लिखी हुई है। प्रख्यात न्यायविद है एन.के. पालकीवाला, इनके द्वारा कहा गया कि संविधान का परिचय पत्र होता है कौन, प्रस्तावना। बात करें हमारे प्रस्तावना की, तो इसे पंडित नेहरू ने तैयार किया था और पेश भी किया था, जिसे आप उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसे हमने चैप्टर 1 में ही देखा था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार भी कर लिया गया था। बात करें हमारे प्रस्तावना में, तो इसमें एक बार संशोधन भी किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे, आगे से हम देखेंगे भी। तो इसके द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को इसमें शामिल किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात करें संविधान में जो हमारे तत्व हैं, यानी कि जो प्रस्तावना के जो तत्व हैं उसके बारे में, तो इसमें 4 तत्वों की बात की गई। पहला संविधान का अधिकार क्या है, दूसरा है भारत की प्रकृति, और तीसरा संविधान का उद्देश्य क्या है, और सबसे अंत में संविधान लागू होने की तिथि। तो संविधान में जो अधिकार का स्रोत है वो क्या है, हम और आप, यानी कि लोग। यहाँ पे आप पढ़िए, हम भारत के लोग। क्या है यहाँ पे सबसे पहले बात की गई, हम भारत के लोग, यानी कि ये जो भारत का लोग है, भारत के लोग हैं, हम और आप हैं। इससे ही इस संविधान को, इस प्रस्तावना को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। यानी कि अधिकार जो है किससे मिलती है, लोगों से। इसमें जो प्रकृति की बात की, यानी कि भारत की प्रकृति कैसी है, तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक, यह भारत की प्रकृति है। इसके अलावा संविधान का उद्देश्य भी बतलाया गया कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी लाना है, हमारे इस संविधान का एक उद्देश्य है। और अंत में है संविधान लागू होने की तिथि। तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949। हालांकि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। लेकिन ये जो प्रस्तावना है इसमें 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसमें कई सारे जो प्रावधान हैं इसे लागू कर दिया गया था, इसलिए यह तिथि है जो हमारे संविधान लागू होने की है, 26 नवंबर 1949। अब जो प्रस्तावना में मुख्य शब्द हैं उसको डिटेल से देखेंगे। तो पहला है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, क्योंकि पहले हम डोमिनियन स्टेट है किसके, ब्रिटेन के। लेकिन जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसके पारित होने के बाद हम ब्रिटिश शासन से जो है हट गए, यानी हम पर से ब्रिटिश सत्ता समाप्त होते ही हम एक संप्रभु राष्ट्र हो गए। हालांकि भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था 1949 में, तब जो है इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। कई लोगों ने बोला कि आप फिर आज़ाद होने के बाद फिर से आप गुलाम बनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्रमंडल है उसका नेतृत्व कौन करता है, ब्रिटेन की महारानी। तो उनके द्वारा अब कहा गया कि ये तो फिर एक तरह से भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया, एक प्रकार से गुलामी हो गया। तो उस समय पंडित नेहरू ने कहा कि इस सदस्यता का मतलब एक प्रकार से ऐच्छिक गठबंधन है और इससे हमारी संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इससे हम जब चाहे तब निकल सकते हैं। तब जाकर लोगों ने माना चलिए ठीक है। तो यह है गठबंधन एक प्रकार से। इसमें शामिल होने का अर्थ यह नहीं कि हम गुलाम राष्ट्र अभी भी हैं। संप्रभु राज होने के नाते भारत चाहे तो अगर उसे लगता है कोई विदेशी सीमा उसके अधिग्रहण क्षेत्र में, तो उस पर भी दावा कर सकता है, या फिर अपनी सीमा जो है उसमें से किसी एक हिस्से को वह छोड़ भी सकता है।
तो यह है संप्रभु होने का महत्व। यानी कि भारत चाहे तो पहला तो अर्थ होगा कि यह किसी देश पर निर्भर नहीं है, यानी कि अपने विदेश नीति, अपने निर्णय लेने के लिए यह किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। और दूसरा, यह किसी भी पक्ष पर, यानी कि उसे लगता है कि मान लीजिए ये जो कश्मीर का अन्य क्षेत्र है, तो उस पर यह दावा कर सकता है कि यह क्षेत्र हमारा है। दूसरा, अगर ये चाहे तो कोई क्षेत्र विदेश को भी दे सकता है। तो यह है संप्रभुता का मतलब इस पर कोई भी प्रेशर, ऊपरी दबाव नहीं है। दूसरा जो है समाजवादी, यानी कि सोशलिज्म। तो भारत में समाजवादी तत्व भी है और ये प्रस्तावना में बतलाया गया है। इसी शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। दरअसल ये जो समाजवादी है, ऐसा नहीं कि हम इसे 1976 से पहले समाजवादी नहीं थे, बल्कि ये जो है समाजवाद के कई सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है DPSP, तो इसमें कई सारे तत्व थे, लेकिन ये इनमें जो अंतर्निहित थे उन शब्दों को अब स्पष्ट कर दिया गया इस संशोधन अधिनियम के द्वारा। यानी कि जो शब्द हमारे यहाँ पहले से शामिल थे उन्हें अब शब्दों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया और उसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें भी शामिल कर दिया गया। भारत जो है एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है, इसमें कुछ कैपिटलिज्म की भी भूमिका है, यानी कि उसके गुण हैं, और कुछ समाजवाद के भी गुण हैं। तो इनके आधार पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित आधार पर चल रही है। जबकि आप चाइना को देंगे तो वो क्या है, एक साम्यवादी समाज है, जहाँ पर जो वहाँ पर निजी क्षेत्र है उस पर भी किसका अधिकार है, वहाँ के गवर्नमेंट का। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए इसका उद्देश्य जो है, यानी कि समाजवादी का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी एवं अवसर की जो समानता है उसे समाप्त करना है। ये जो असमानता होती है अवसर की, उसको समाप्त करना है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो इसे भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। बात करें धर्म के आधार पर 3 प्रकार के राज्य होते हैं। राज्य का अर्थ यहाँ पर राष्ट्र से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नास्तिक, दूसरा है सैद्धांतिक और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। नास्तिक फिलहाल अभी लगभग कोई देश नहीं है जहाँ पे कोई धर्म ना हो, और सैद्धांतिक होता है जहाँ पर संवैधानिक रूप से कोई ना कोई एक धर्म को स्वीकार किया जाता है। जैसे कि आप बांग्लादेश को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, तो ये क्या है, एक प्रकार से वह एक धार्मिक राष्ट्र है जहाँ पे इस्लाम को मान्यता दी गई है संवैधानिक स्तर से। जबकि हमारा जो राष्ट्र है वह एक धर्मनिरपेक्ष है। हमारे संविधान में कहीं भी नहीं बोला कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं या फिर मुस्लिम राष्ट्र हैं, कुछ भी नहीं बोला गया। बस एक प्रकार से धर्म से हमने एक प्रकार से अलग रूप लिया है। इसलिए ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, इसे 1976 में शामिल करने से पहले हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म स्वीकार करने का अधिकार है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। इसमें राज्य यानी कि राष्ट्र कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यह है धर्मनिरपेक्ष। जबकि आप यहाँ पे जो है ब्रिटेन और इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो है पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष की बात की गई, यानी कि वहाँ जो राज है वह धर्म से पूरी तरह से अलग है। यानी वहाँ पे धर्म कुछ भी करे उसमें राज का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आप देख सकते हैं जैसे कि धर्म अगर किसी के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है तब यहाँ पर हमारा जो संविधान है वह यहाँ पे आ जाता है, सरकार और न्यायपालिका सभी आ जाती है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो ये है हमारे जो धर्मनिरपेक्ष और वहाँ के धर्मनिरपेक्ष कुछ मूलभूत अंतर। चौथा है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी। यह ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। इसका अर्थ होता है लोग और शासन। डेमोस का अर्थ होता है लोग, क्रेसिया का मतलब शासन। तो यह लोगों का शासन यानी कि लोकतंत्र। यह भी एक संप्रभुता के सिद्धांत पर ही आधारित है, यानी कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसके हाथ में है, वह जनता के हाथ में है। आपने प्रेमबल में शुरू में ही पढ़ा, हम भारत के लोग। तो ये भारत के जो लोग हैं वही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होते हैं यह यहाँ पे देखिए इसमें 4 तत्व होते हैं। पहला है परिप्रेक्षा यानी कि रेफरेंडम, दूसरा होता है पहल, तीसरा होता है प्रत्यावर्तन और चौथा होता है जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसाइट। इन चारों को ध्यान से देखें तो ये देखिए पहला होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम यानी कि अगर दोनों, ये देखिए जनमत संग्रह,
प्लेबिसाइट को भी हिंदी में पढ़ेंगे यानी कि हिंदी निकालेंगे तो दोनों का अर्थ हो जाएगा जनमत संग्रह, लेकिन इंग्लिश में इसका अर्थ अलग हो जाता है। ये जो परिपरीक्षा यानी कि रेफरेंडम का अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि अगर कोई मान लीजिए कि मांग हो रही है कि किसी क्षेत्र में बदलाव हो, तो यह सब ये जो होता है बदलाव वो सरकार की तरफ से मान्य होता है, इसमें वोटिंग भी की जाती है। और ये जो जनमत संग्रह, ये जो प्लेबिसाइट होती है यानी कि इंग्लिश वाले जो प्लेबिसाइट है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर सरकार उसमें हिस्सेदार नहीं होती, बल्कि जैसे कि कुछ वर्ष पूर्व स्पेन में जो है कैटलोनिया क्षेत्र को अलग करने की बात की गई थी। कैटलोनिया वाले जो क्षेत्र थे वो क्या है, अपने लिए वो प्लेबिसाइट किए। यहाँ प्लेबिसाइट का अर्थ है कि यहाँ पर सरकार ने उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं ली, तो यह है प्लेबिसाइट। यानी कि अगर कोई जनमत संग्रह होती है तो उसमें अगर सरकार हिस्से नहीं लेती है तब उसे हम कहेंगे प्लेबिसाइट, लेकिन अगर उस जनमत संग्रह में सरकार भी भाग लेती है तब उसे हम कहेंगे रेफरेंडम, और यह सबके लिए मान्य भी होता है। लेकिन आपने देखा होगा जो कैटलोनिया ने स्पेन से अलग होने की बात की, लेकिन वहाँ पर इसे मान्यता नहीं दी गई क्योंकि इसमें सरकार शामिल नहीं थी। इसके अलावा पहल और ये जो होती है प्रत्यावर्तन, ये जो प्रत्यावर्तन का अर्थ है कि आपने अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बनाया है तो आप उसे वापस भी बुला सकते हैं। और ऐसा जो नियम है, एक देश है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, जहाँ पे वापस बुलाने की जो शक्ति है लोगों में दी गई। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि इसमें जो है हम अपने प्रतिनिधि को बुला सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कि आप अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं, आप सीधे वापस आइए, बल्कि हम चुनाव के माध्यम से करते हैं। यानी कि चुनाव के माध्यम से हम अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटाते हैं, है ना। तो ये है कुछ मूलभूत अंतर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें हम यानी कि जो जनता है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यानी कि ये आप हो गए और ये आपके प्रतिनिधि है जो सरकार का एक अंग है, और यहाँ से आप क्या करते हैं, शासन करते हैं अपने देश पर। इसलिए इस जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है यानी कि हमारा, इसे प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था भी कहा जाता है। कौन सा, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था। तो आप समझ गए ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें क्या अंतर होती है। प्रत्यक्ष में ये 4 शब्द होते हैं और अप्रत्यक्ष में ये वाले। इसमें आप यहाँ समझ सकते हैं एक लोकतंत्र क्या होता है। जैसे कि मोनार्की होते हैं, इसमें क्या होता है, सारे जो निर्णय होते हैं वह राजा के द्वारा लिया जाता है, यानी कि एकमात्र वह। इसके अलावा एरिस्टोक्रेसी, इसमें क्या होता है, राजा के जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि उनके वंशज या फिर उनके पदाधिकारी, वो यहाँ पर शासन करते हैं। एक सबसे खराब शासन एक प्रकार से माना जाता है। और डेमोक्रेसी, जहाँ पर ये लोग यानी कि हम और आप शासन करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये हो गया रिपब्लिक। 5वां है गणतंत्र। हमारी जो प्रस्तावना में बात की गई गणतंत्र की, तो यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक तो अभी आपने देखा, अभी हमने लोकतंत्र की बात की, एक प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे अब जो है गणतंत्र की बात की जा रही है, यानी लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से चल रही है। तो हमारा देश क्या है, गणतंत्र। ये जो होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक होती है राजशाही, जैसे कि आप इंग्लैंड में देख सकते हैं, और दूसरा है गणतंत्र। ये इसे यूएसए और भारत में देख सकते हैं। आप इसमें इसे समझ सकते हैं, यह है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, और रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। यहाँ पे जो लोग हैं वोट देते हैं और कानून बनती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे रिपब्लिक में यानी कि गणतंत्र में, तो यहाँ पर आपको यहाँ भी लोग वोट देते हैं, लेकिन किसे, रिप्रेजेंटेटिव को, और रिप्रेजेंटेटिव वोट दे करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर कानून बनाते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। तो यह कुछ अंतर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में। यहाँ पर क्या होती है कि सरकार जो होती है वह निश्चित समय के लिए चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। जैसे कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट जो लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ भी एक ही प्रकार से ये गणतंत्र की ही बात की जाती है। इस प्रकार देखें तो गणतंत्र जो है उसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला है कि राजनीतिक जो सत्ता होती है वह किसी एक व्यक्ति यानी जो मोनार्की में आपने देखा उसके हाथ में नहीं, बल्कि लोगों के हाथों में होती है, यानी कि हम और आपके हाथ में। दूसरा है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, यानी कि इसमें कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं है, यानी कि वो बोले कि सिर्फ इसमें मेरा अधिकार है, ऐसा कोई वर्ग नहीं होती है इस लोकतंत्र में। और यानी ये जो अब प्रत्येक कार्यालय जो है देश का वो प्रत्येक नागरिक के लिए
खुला होता है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो यह है गणतंत्र का अर्थ। छठा है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और इन न्यायों की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार और राज्य के जो निर्देशक तत्व हैं उसमें भी चर्चा की गई। हालांकि ये जो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसे तो लागू करने का जो प्रावधान है वो कोर्ट में जाकर के नहीं किया जा सकता है। इसे जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, सरकार होते हैं, उस पर छोड़ दिया गया है। लेकिन मौलिक अधिकारों में इस प्रकार के न्याय की बात की गई। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इससे भी एक प्रकार से बाध्यता माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती होती है। तो चलिए देखते हैं न्याय के बारे में। पहला है सामाजिक न्याय। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ इन सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसका अर्थ है सामाजिक न्याय। इसमें समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होती है। यानी कि कोई भी ऐसा विशेष व्यक्ति यानी जिसके लिए अलग से कोई कानून बना दिया जाए। हालांकि कुछ क्षेत्र जो है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए इनको कुछ आरक्षण या फिर इसमें छूट देने का प्रावधान किया गया है। तो यह है इसमें कुछ। और दूसरा जो है आर्थिक न्याय। यानी आर्थिक कारणों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए कोई आपने दुकान खोला है, तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि जो 100 रुपये लेकर आ रहा है उसे ही आप सामान देंगे, जो 10 रुपये लेकर आ रहा है उसे आप सामान नहीं देंगे। तो यह है आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि राष्ट्र में जो है किसी व्यक्ति के साथ उसके आर्थिक कारण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें संपदा, आय व संपत्ति के असमानता है उसे दूर करने को भी प्रयास किया जाता है। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को अगर शामिल कर दिया जाए तो इसे आप अनुपातिक न्याय भी कह सकते हैं। तो अनुपातिक न्याय में सामाजिक और आर्थिक न्याय शामिल होता है। तीसरा जो न्याय है वह है राजनीतिक न्याय। यानी कि प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उन्हें समान रूप से राजनीतिक अधिकार दिया जाए। यानी कि आपने देखा होगा जो चुनाव होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि निर्दलीय सदस्य भी खड़े होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सिर्फ पार्टी में शामिल हो तभी वह खड़ा हो सकता है, नहीं, आप अगर सक्षम हैं तो आप निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, आप चुनाव में हिस्सेदारी भाग ले सकते हैं। तो ये है राजनीतिक न्याय का अर्थ है। ये जो तीनों न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तीनों को 1917 की रूसी क्रांति से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन हो गए? तो यहाँ पे 7वां जो है वह स्वतंत्रता है। तो ये जो स्वतंत्रता है इसको भी प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इसका अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक की अनुपस्थिति तथा व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर कोई किसी भी प्रकार की रोक ना हो, तो उसे हम कहेंगे स्वतंत्रता। और इसको गारंटी भी दिया गया है। यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसके अनुच्छेद 19 में ये जो स्वतंत्रता की बात की गई है उसे इसमें शामिल किया गया है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यानी कि आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अगर सभी कार्य आपको करने के लिए दिए जाए तो एक प्रकार से दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। मान लीजिए आपको हर कार्य करने की स्वतंत्रता हो तो हर कार्य में आप अपराध भी कर सकते हैं, तो यह किसी न अन्य के लिए तो खतरा हो गया ना। तो ऐसा नहीं है। इसलिए जो स्वतंत्रता है इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमा के भीतर ही किया जा सकता है। यानी कि जो संविधान में आपको बतलाया है उसी के आधार पर अगर आप कार्य करते हैं तो यह एक प्रकार से स्वतंत्रता माना जाएगा। यानी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वह मौलिक अधिकार बिना शर्त के नहीं है। यानी कि आपको इसमें जो शर्त है, नियम है, टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आप बोलते हैं, वो उसे आपको पालन करना होगा, तभी ये स्वतंत्रता का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी जो पेगासस न्यूज़ चल रहा है वह दरअसल स्वतंत्रता के हनन की ही बात की जा रही। जो भी होता है तो इस प्रकार से जब भी विवाद उठते हैं तो यहाँ पर लोकतंत्र साथ देता है, न्यायपालिका साथ देती है। अभी जो कि न्यायपालिका इसमें साथ भी दे रही है। तो स्वतंत्रता का मतलब आपने समझा क्या होता है। नेक्स्ट है समता, यानी कि इक्वालिटी। यानी कि इसमें समाज के किसी व्यक्ति के साथ इसमें भेदभाव न किया जाए। यानी कि समाज के किसी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ समान अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध। दो का अर्थ आप समझिए। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो समान स्तर का है तो उसके साथ
विभेद नहीं किया जाएगा या उसके लिए कोई अलग से अवसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो वास्तव में उसको ज़रूरत है तो उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको समान अवसर दिया जाएगा। इसका अर्थ है समता का। तो आप समझे, आप इस तस्वीर से इससे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये मैदान जो है एक प्रकार से लोकतंत्र है, जहाँ आपको हिस्सेदारी लेना है ना। तो यहाँ पे अभी देखिए, सबके लिए अगर एक समान चेयर लगा दिया जाए तो क्या ये जो छोटा बच्चा है, क्या ये जो मैच है या मैदान है उसे देख सकता है? नहीं देख सकता है। और ये देखिए चेयर को आप ध्यान से देखिए, एक ही प्रकार के चेयर हैं और इस पर सभी लोग खड़े हैं। तो यह भी एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए ये बुरा है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये जो चेयर है यहाँ से हटा, क्योंकि आप यहाँ पर सक्षम है, आप बिना चेयर के भी आप इस मैदान को यानी कि लोकतंत्र में आप हिस्सा ले सकते हैं, इस मैदान में हो रहे मैच को देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में ज़रूरत किसे है? इस छोटे बच्चे की, जिसके लिए इस चेयर को हटा करके यहाँ ये डबल किया जाता है, तब ये जो है इस मैच को देख सकता है या फिर लोकतंत्र में हिस्सेदारी ले सकता है। तो ये है समाजवाद, ये जो समता है यानी इक्वालिटी है, इसका अर्थ। समता के जो है 3 आयाम हैं। पहला है नागरिक, यानी कि ये जो हमारे जो अधिकार हैं मौलिक अधिकार में दिए गए हैं, प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 14 से 18 तक समता की बात की गई। आगे हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा है राजनीतिक समता, जैसे कि आप देखिए अनुच्छेद 325 में इसे धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से जो है उसमें शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 326 जो है इसमें लोकसभा एवं विधानसभा में वयस्क मतदान के प्रावधान को शामिल किया गया। पहला क्या कि मतदाता सूची से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरा वयस्क मताधिकार का प्रयोग, यानी कि 18 वर्ष से अधिक हैं तो आप चुनाव में हिस्सेदारी ले सकते हैं। जो तीसरा समता की बात की गई, आर्थिक समता की बात, अनुच्छेद 39 जो है ये DPSP में आते हैं, यानी कि नीति के निर्देशक तत्व। तो इसमें समान कार्य अगर कार्य है तो महिला और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा, यह प्रावधान किया गया आर्टिकल 39 में। तो यह समता की कुछ बातें। 9वां जो है बंधुत्व की बात की गई। बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना, इसीलिए हमारे जो संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि ये जो हमारे लोग हैं इसमें बंधुत्व बढ़ता रहे, ताकि वह इस लोकतंत्र जो है उसे आगे बढ़ाएं। मौलिक कर्तव्य में भी बंधुत्व को आगे बढ़ाने की बात की गई। इसके 2 अर्थ है। पहला है कि व्यक्ति का सम्मान, यानी प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए इस बंधुत्व में, और दूसरा देश की अखंडता और एकता भी सुरक्षित रहे। अगर यही राष्ट्र मान लीजिए कि ये जो इंडिया है इसमें जो अन्य राष्ट्र है सबको अलग अलग अधिकार होता, अलग अलग एकल नागरिकता की जगह अन्य नागरिकता यानी कि राज्यों की भी नागरिकता होती, तो सभी जो लोग हैं वो अपने अपने राष्ट्र को मानते हैं। तो एक प्रकार से यह एकता और अखंडता को एक प्रकार से खतरा होता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बंधुत्व की बात की और एकल नागरिकता का प्रावधान किया। इस अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन 3 शब्द हो गए अब याद है ना आपको? पहला है समाजवाद, दूसरा है अखंडता और तीसरा है पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है इसे फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। अब महत्व पहले ही जान चुके हैं कि हमारे प्रस्तावना का महत्व क्या है। यह हमारे संविधान का एक प्रकार से आधार है। ये संविधान सभा के जो महान व्यक्तियों थे उनके आदर्श और सोच को भी दर्शाता है कि वह किस प्रकार से भारत के संविधान को देना चाहते थे। तीसरा है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक प्रकार का विचार है, और पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, जबकि KM मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पर कहा गया है। तो यह है कुछ महत्व जिसे आप शामिल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना है या नहीं, क्योंकि इस पर काफ़ी विवाद हुआ था कि क्या संविधान का जो प्रस्तावना है वह वास्तव में संविधान का भाग है या फिर नहीं है। क्योंकि ये जो प्रस्तावना है वह संविधान के पारित होने के बाद शामिल किया गया था, यानी कि पूरे संविधान को जब पारित कर लिया गया था उसके बाद प्रस्तावना को यहाँ पर शामिल किया गया। इसीलिए आज़ादी के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तब एक मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेरुवारी संघ मामले 1960। बेरुवारी मामले में कहा गया कि ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि ये जो प्रस्तावना है
वह एक प्रकार से संविधान निर्माताओं के एक प्रकार से मस्तिष्क की कुंजी थी, जिसे संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है। इनकी बेरुवाड़ी संघ मामले में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन अगले 13 वर्षों के बाद केशवानंद भारती मामले में पुनः यह मुद्दा आया कि क्या संविधान का जो प्रस्तावना क्या वास्तव में संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदलते हुए कहा कि हाँ, संविधान का भाग है प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना एक प्रकार से संविधान का अभिन्न भाग है। और आगे भी LIC ऑफ इंडिया 1995 जब मामला सामने आया, उसमें भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है, यानी कि अब कह सकते हैं आप कि जो प्रस्तावना है वह क्या है, संविधान का एक भाग है, इससे अलग नहीं है। यानी कि अगर आप संविधान को पढ़ते हैं तो आपको प्रस्तावना भी साथ में लेकर पढ़ना होगा। तो ये है इसके कुछ मुद्दे, तो आप याद रखेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। किसने नहीं बोला गया था, बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में जो है इसे बोला गया था संविधान का भाग नहीं है। यानी कि आप इसे दो अर्थ निकाल सकते हैं कि पहला जो है प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती मामले में बोला गया था कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। यानी कि एक प्रस्तावना को संविधान का भाग तो मान लिया गया, लेकिन उसमें जो बातें की गई है तो उसमें ये नहीं बोला गया कि विधायिका का शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर ये जो प्रस्तावना है वह प्रतिबंध लगता है, बल्कि एक प्रकार से यह हमारे जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इंट्रोड्यूस करता है कि हमारे संविधान के अंदर में यह क्या है, इसलिए इसे आंतरिक हिस्सा माना गया था। इसी प्रकार से यह गैर न्यायिक है, यानी कि आप संविधान से अलग से प्रस्तावना लेकर जाते हैं कि प्रस्तावना में ये बातें बोलेगी और इसे लागू किया जाए, तो इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको संविधान में जो मूल बातें हैं उसे ही लेकर के चलना होगा। तो प्रस्तावना एक प्रकार से अंग है, लेकिन यह गैर न्यायिक भी है। अब प्रस्तावना में जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं है। इस पर भी प्रश्न उठा कि संविधान की धारा 368 जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है, तो इसके तहत क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो याद कीजिए बेरुवाड़ी संघ मामले में क्या कहा गया था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, तो उस समय तक तो इसमें संशोधन नहीं किया जाता था। लेकिन 1973 में याद कीजिए कौन सा, केशवानंद भारती मामले, इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अंग है। तो अब चूंकि अंग है तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए अब जो है प्रस्तावना भी संशोधन किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भंग है और इसीलिए इसमें संशोधन किया जाता है, बशर्ते, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक शर्त रखा गया, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया सकता है। यानी कि कुछ मूल तत्व की बात की गई संविधान के, यहीं से निकलती है, कहाँ से, केशवानंद भारती मामले से। तो ये मूल तत्व है, यहाँ याद रखिएगा, काफ़ी सारे मूल तत्व आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो सबसे पहले बात की गई मूल तत्व की 1973 में, तो कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन आप कर सकते हैं, यानी कि सरकार कर सकती है, लेकिन मूल शर्तों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यानी कि प्रस्तावना में जो निहित मूल विशेषता है उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। और अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, वह भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यह प्रस्तावना में संशोधन की बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।